मैं अपने दोस्तों से ये बातें सुनता आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत फायदा होता है। एक तो वो डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है। उसको ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती। जिस रंग में उसको रंग दो उसी रंग में रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है और वो डरी सहमी रहती है अपने पति से। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नी के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे वो समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बड़ा कर पेश करती है, घर में लड़ाई झगड़ा करती है और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूंगा। इसलिए मैंने अपने घर में अपने माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से ही शादी करूंगा। तो आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की देखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा मुंह हैरत से देखने लगी और कहने लगी, कैसी बेशर्मों जैसी बातें कर रहा है। अरे, छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की लेकर आएगा तो वो हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी संभालेगी। लेकिन मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी। मैंने शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से करनी है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी खुद की उम्र 34 साल की हो चुकी थी और मुझे पत्नी चाहिए थी कम उम्र। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था। मजबूरन मेरी माँ को मेरी बात मानना पड़ी और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। और जल्दी ही एक ऐसी लड़की मुझे मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल की होगी। उसका नाम अवंतिका था और फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पर मेरी नई नवेली दुल्हन अवंतिका बैठी हुई थी। अवंतिका बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा। मुझे कितनी कमसीन और कितनी सुंदर पत्नी मिली है। वो बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने अवंतिका को सिर्फ फोटो में ही देखा था, लेकिन सच में तो अवंतिका और भी ज़्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शायद, और उसे डरा हुआ देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी। मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टी मेरे आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी की ज़्यादा तारीफ मत करना। पहले ही रात में उसे इतना डरा धमका कर रखना कि वो तुझ पर हावी न होने पाए, नहीं तो बाद में तो उसे काबू नहीं कर पाएगा। और मैं इन सारी बातों पर अमल कर रहा था। इसलिए अवंतिका को डरा सहमा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो, अवंतिका तो मेरे डराने से पहले ही डरी हुई है। इस डरी सहमी सी लड़की को थोड़ा और डराया जाए, ये ख्याल मेरे दिल में आया तो मैंने अपने फ़ोन पर 30 सेकंड का टाइमर सेट कर दिया। 30 सेकंड के बाद मेरे फ़ोन पर रिंगटोन बजी। मैं फ़ोन लिए कमरे में साइड पर चला गया और फ़ोन पर किसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बातें करने लगा। मैं गुस्से से फ़ोन पर बोलने लगा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें यही समय मिला है मुझे ये बुरी खबर सुनाने का। तुमको पता नहीं है मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन इंसान खड़ा है। जिस इंसान को अपनी खैर चाहिए वो मेरे सामने जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कल आकर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है और तुमने गलती की है और तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हें नौकरी से निकलना पड़ेगा। जो बातें मैं अपनी पत्नी को सुनाना चाहता था वो सारी बातें मैंने फ़ोन पर किसी और को सुनाकर दरअसल अपनी पत्नी के कानों में डाल दी। मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी। उसने मेरे हाथ से लेकर सामने टेबल पर रख दी। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियाँ पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को गुस्से की नज़र नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपना हाथ मेरे हाथों से एकदम से खींच लिया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। मैं अभी उसे कुछ नहीं बोला था कि तभी डर के मारे वो बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात को ही बेहोश हो गई तो सब लोग इस बात का गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहूँगा।
अपने हिसाब से मैंने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झिझोड़कर होश में लाने की कोशिश की, तब भी वो होश में नहीं आई। तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि ये समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरे माँ बाप तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वो घर का सारा काम संभाल सके। मेरी माँ का कहना था कि एक 17-18 साल की लड़की क्या काम करेगी। मेरी माँ ने कहा, ऐसी बहू होनी चाहिए जो कि बहुत ही सुघड़ हो, बहुत ही सलीकेदार हो और घर को संभाल सके। सब घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने अपनी मर्जी से कम उम्र की लड़की से शादी की। अब अगर मैं कहूँ कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त तो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी हंसी मुझे और भी गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उससे कहा कि हंसने का और मजाक उड़ाने का ये वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वो होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे, सर्दी में भी। मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया था कि शायद यहाँ से मेरी कोई मदद हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी को तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी थी, मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे, घर वाले सोने की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे में उसकी डॉक्टर पत्नी घर आ गई तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। ज़रूर उन लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि ज़रूर दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप पर झुंझलाने लगा कि क्यों बेकार में मदद मांग बैठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बात मेरे ही गले पड़ गई और फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि अपनी पत्नी को मेरे घर मत लाना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, परेशान मत हो, मैं फ़ोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूँ। अपने दोस्त की ये बात मुझे ठीक लगी और मैं उसकी डॉक्टर पत्नी से बात करने लगा। अवंतिका को होश में लाने की तरकीबें पूछने लगा। मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझसे कहा कि अवंतिका के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डाल दो, क्योंकि सर्दी है। इस तरह से गर्माहट मिलेगी और वो होश में आ जाएगी। मैं यही सब कुछ कर रहा था। मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी मुझे तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अचानक ही बोल दिया कि अवंतिका को होश आ गया है। दरअसल मैं ये सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि अवंतिका होश में आ चुकी है। हालांकि अवंतिका अभी तक होश में नहीं आई थी। मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया और फ़ोन काट दिया। परेशान होकर मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? तभी मेरी नज़र साइड टेबल पर रखी दवाई की शीशी पर गई और उस दवाई को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये दवाई तो नींद की थी। शीशी में से थोड़ी सी दवा टेबल पर भी पड़ी हुई थी और जिस गिलास से अवंतिका ने पानी पिया था उसमें भी थोड़ी सी दवा लगी हुई थी। इसका मतलब मेरी पत्नी अवंतिका ने जानबूझकर बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर था कि दवा को अपना असर करने में थोड़ा वक्त लगा होगा। जितनी देर मैं उससे बातें कर रहा था इतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वो बेहोश हो गई। और ये दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे होश में कोई भी नहीं ला सकता था। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा। मुझे तो वो बहुत ही मासूम लड़की लगी थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा कि आखिर ये सब क्या है। मेरी पत्नी ने अपनी ही स्वागरात में खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? क्या वो मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती थी? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? पूरी रात मैं इसी उलझन में रहा। सुबह लगभग 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी मम्मी खड़ी थीं। उनको देखकर मैं हैरान हो गया। इस समय तो हमारे घर में कोई नहीं जागता था। मम्मी भी सुबह को इतनी जल्दी नहीं जागती थीं और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर में पहले ही कह दिया था कि अब जितनी भी रस्में करनी हैं वो एक दिन छोड़कर करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मम्मी बोली, तुम अभी तक इस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर। मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, ये मेरा कमरा है, अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली कि हमारे ख़ानदान की ये परंपरा है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन
शादी वाले कमरे में बहुत देर तक नहीं रुकते। सुबह होने से पहले ही उन्हें कमरे से निकलना होता है, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। क्या मम्मी, आज के ज़माने में भी आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे एक जोरदार डांट लगाई। मजबूरन मैंने कहा, ठीक है मम्मी, चलिए चलते हैं। मम्मी ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है वो बाद में कर लेना, अभी वो सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि वो तो यही समझती कि वो मेरी वजह से बेहोश हुई है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने कर ली है, लेकिन और भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो मुझे दुल्हन से पूछना है, और मैं वही ज़रूरी बातें दुल्हन से पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। बड़ी उम्र की लड़की होती तो उसे थोड़ी समझ होती। अब इतनी कम उम्र की लड़की लाए हैं तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जाकर देखूं ठीक है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था कि मुझे मेरी माँ की बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी माँ का मतलब समझ चुका था, लेकिन जब वो पहले ही बेहोश हो गई तो भला इस बात की क्या तुक। मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने बनाए कि मेरे साथ चलें। मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे पता नहीं मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता बनाकर दे दें। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक कप कॉफ़ी बनाकर दे दें। मेरे बहाने मेरी माँ को और भी शक में डाल रहे थे। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ को धक्का दिया और अंदर चली गई। मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो और उसे पता हो कि कोई बुरी खबर ही मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद ही मेरी मम्मी बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी कि तू अभी तक यहीं खड़ा है। फिर अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बेकार में ही शक कर रही थी। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि मम्मी ने कैसे जांच लिया कि मेरी पत्नी ठीक है या नहीं। हालांकि मैंने तो अब तक उसे छुआ भी नहीं था। मैं अंदर कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर मैं भी हैरान था। अवंतिका के बिखरे हुए बाल, उसके होंठों की फैली हुई सुर्खी रात की कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद अवंतिका की ये हालत देखकर ही मेरी माँ संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन सुकून सब कुछ बर्बाद हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। मेरी पत्नी थोड़ा थोड़ा हिल रही थी, यानी कि उसे होश आ चुका था, लेकिन मैं अवंतिका की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि कमरे से बाहर चला गया और पूरा दिन मैंने उससे कोई बात नहीं की और रात को आकर भी आराम से अपने कमरे में सो गया। हालांकि मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। घर में हर कोई यही बातें कर रहा था कि चलो दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत साबित नहीं हुआ। शादी की सारी रस्में खैरियत से निकल गईं। रात को जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए खाना लगा दूं। मम्मी जी ने कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, साथ खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बाहर खाना लगा दो, मैं बाहर आकर खा लूँगा। अवंतिका कहने लगी कि नहीं, मम्मी जी कह रही थीं कि साथ में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मेरे सामने तो ये प्यार व्यार की बातें ना करो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन इस मासूम से शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा